नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के सेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा की तरह इस बार भी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आपको पता है कि सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है इजी सब्जेक्ट, जिसे मानते हैं इजी सब्जेक्ट मानने की कृपया कोई गलती ना करें। हर सब्जेक्ट अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यह भी आपकी ओजीपी बढ़ाने में एक सहयोगी सब्जेक्ट है। हम इसका अध्ययन करते हुए हम इसका एक बार देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है। सिलेबस एनालिसिस कर देते हैं। हम आपके लिए हिंदी में इसका सिलेबस एनालिसिस करने के लिए लेकर आए, क्योंकि हमें पता है काफ़ी से विद्यार्थियों को इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम अधिकांश पीडीएफ हिंदी में ही लेकर आएंगे आप सभी के लिए। और आप सभी को ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसके अंदर आपको यह सभी हर विषय की पीडीएफ उपलब्ध होगी। आप मैसेज भी कर सकते हो हमें कमेंट से। हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास 6 ही टॉपिक है और 6 टॉपिक हम अच्छे से पढ़ेंगे। हम इस सेशन को सब्जेक्ट को 2 क्लासों में पूरा करेंगे। पहली क्लास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आपदा प्रबंधन, वन, बांध, बाढ़, सूखा और पर्यावरण। इस विषय में हम पर्यावरण संबंधी आपदाएं का अध्ययन करेंगे और अन्य सभी बातों का अध्ययन हम इस विषय में नहीं करेंगे। केवल हम इस विषय में पर्यावरण संबंधी बातों का ही अध्ययन करेंगे। मैं आपको बता दूं अभिषेक शर्मा कि आपदा प्रबंधन क्या है, मतलब आपदा क्या है, आपदा किसे कहते हैं, किस प्रकार है, कौन सी घटनाओं से मानव को क्या नुकसान होता है, पशुओं को क्या नुकसान होता है। मतलब कोई भी आपदा आएगी, कुछ भी होगा, तब मानव अकेले को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस धरती पर समस्त व्यक्तियों को नुकसान होगा, जो कि समस्त जीव होंगे, चाहे वह चींटी हो, चाहे वह शेर हो, हाथी हो, मानव हो, कोई भी हो। हम स्टार्ट करते हैं विपत्ति। विपत्ति की हम परिभाषा देखते हैं। यह एक खतरनाक घटना अथवा परिस्थिति है, मतलब वो खतरनाक घटना या परिस्थिति, मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जो खतरनाक हो, जिसमें घायल करने व जीवन समाप्त करने अथवा संपत्ति, प्राणी, जगत एवं पर्यावरण क्षति पहुंचाने की क्षमता हो, उसे विपत्ति कहते हैं। विपत्ति किसे कहेंगे? कोई वह खतरनाक घटना या परिस्थिति जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को घायल करने, चोटिल करने व जीवन मृत्यु देने व संपत्ति, धन दौलत, तो जन धन की हानि पहुंचाए, उसे विपत्ति कहते हैं। यदि मैं इसकी एक साधारण भाषा में बात करूँ ना, तो वह परिस्थिति जिसके अंतर्गत जन धन की हानि हो, उसे ही विपत्ति कहते हैं। विपत्ति के प्रकार, मतलब विपत्ति है इसके टाइप ऑफ हैजमेंट, मतलब कि इसके क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार की होती है विपत्ति। विपत्ति का वर्गीकरण उनके स्रोतों के अनुसार कई प्रकार से किया जा सकता है, परंतु मुख्य रूप मतलब है ना, आप विपत्ति को अनेक भागों में बांट सकते हो, लेकिन हम यहाँ आपके यहाँ पर 2 ही भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक विपत्तियाँ। प्राकृतिक विपत्तियों में आ जाएगा, इसके अंतर्गत निम्न विपत्तियाँ सम्मिलित है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, प्रचंडवात एवं चक्रवात, आग आदि। मतलब कि प्राकृतिक विपत्तियों में वही आएंगी जो प्राकृतिक के द्वारा हो, मानव के द्वारा तो अप्राकृतिक विपत्तियों में आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हो भूकंप तो प्राकृतिक हो गया, लेकिन मानव में रेडियो की किरणें, विस्फोट, युद्ध, जहरीली गैसों का रिसाव, बांध का फटना, वाहन दुर्घटना इत्यादि सब अप्राकृतिक में आ जाएगी। अप्राकृतिक सभी घटनाएं मानव व पशु पक्षियों द्वारा की जाती है, एवं प्राकृतिक घटनाएं प्रकृति पृथ्वी पर अपने आप होने वाली घटनाओं के अंतर्गत शामिल होती है। मैं आपको आगे बता दूं तो इसी के अंदर हम पढ़ते हैं आपदा। आपदा क्या है? आपदा एक विपत्ति ही होती है। विपत्ति बोल दो, आपदा बोल दो, यह लगभग मिली जुला सा रूप है। प्राकृतिक व अप्राकृतिक घटनाएं जिनके कारण सर्वव्यापी मानव हानि, प्राणी जगत एवं संपत्ति की हानि तथा मानवीय पीड़ा होती है, उसे आपदा कहलाती है। मतलब कि ना, प्राकृतिक रूप से हो चाहे अप्राकृतिक रूप से हो, कोई भी घटना होगी जिसके जिसके कारण ना सर्वव्यापी मानव हानि होगी, मतलब सभी मनुष्यों को हानि होगी, ह्यूमन लॉस होगा, प्राणी लॉस होगा, मतलब जीवन का लॉस होगा, एवं संपत्ति की हानि, मतलब मानव को पीड़ा होगी, जंतुओं को पीड़ा होगी, होती है, उसे ही आपदा कहते हैं। आपदा का प्रभाव, मतलब आपदा का क्या प्रभाव होगा? इफेक्ट ऑफ डिस्टेंसिटी, मतलब कि क्या प्रभाव होगा? आपदा आपदा कैसे प्रभावित करेगी आप सभी को, इसके बारे में हम बात करता है। जैसे बात करते हैं समाज के सामान्य क्रियाकलापों को गंभीर अवरोध, मतलब कि जो भी समाज के अंतर्गत सामान्य क्रियाकलाप होते हैं उनका गंभीर अवरोध होता है, मतलब उनका अवरोध पैदा करती है आपदाएं। प्राणियों एवं संपत्तियों को बड़े पैमाने पर हानि, मतलब कि कोई आपदा आएगी तो जीवन पर भी नुकसान होगा, और संपत्ति, धन दौलत इत्यादि का भी तो नुकसान होगा ना। थोड़ा मकान वगैरह, बांध वगैरह टूटेंगे, उनको बनाने में भी तो कुछ पैसे लगे होंगे, उनका भी तो नुकसान होएगा ना। आपदाओं में हुई क्षति सम्मान करने के लिए नहीं, बाहरी सहायता आवश्यक
आवश्यकता होती है, मतलब कि जो भी किसी एक पर्टिकुलर एरिया देख लीजिए आप, कोई भी एरिया मान लो वहाँ पर आपदा आ गई, तो ऐसे बताओ उनकी हेल्प वो खुद ही अपनी हेल्प कर पाएंगे, तो उन्हें आपदा थोड़ी कहेंगे, बल्कि ना उनकी हेल्प करने के लिए बाहर से भी तो बाहर से लोग आएंगे, उसी से तो आपदा का निवारण होगा, आपदा का वर्गीकरण। अब हम आगे की ओर देखते हैं, आपदा का वर्गीकरण मतलब क्या क्लासिफिकेशन है इसका, क्या काम है। माप संबंधी के अंतर्गत हम बात करें तो यह प्रचंडवात, चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा आदि को दर्शाता है। माप संबंधी मतलब है ना वह चीजें जिनको है ना मापा जा सके। आपको पता है प्रचंडवात आएगा माप सकते हैं, चक्रवात आएगा मतलब पहले पता चल जाता है ना कि मतलब ना इतनी स्पीड से तूफान आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, ये सभी मतलब बाढ़ मतलब कितना पानी भरा है, कितने ना बाढ़ होगी इस, और सूखा मतलब कितना सूखा पड़ा है, ये सभी आपने टीवी चैनलों के अंतर्गत देखा होगा। 4 फीट पानी भर गया, 5 फीट पानी भर गया, मतलब इतने दिन से बारिश नहीं हुई, बारिश की इतनी कमी हुई है, इतनी बढ़ोतरी हुई है, ये सभी आपने टीवी में, न्यूज़ चैनल, फोन पे इत्यादि सभी पे आपने सोशल मीडिया वगैरह पे देखा होगा। इसलिए इसे हम माप संबंधी कह सकते हैं, स्थलाकृति संबंधी, मतलब कि इस स्थलाकृति पर से आने वाली जिन्हें मापना संभव नहीं है और इस स्थलाकृति को प्रभावित करते हैं भूस्खलन, बर्फ, बोल्डर एवं कांचन का प्रवाह, मतलब कि ना भूस्खलन होता है, बर्फ बोल्ड होता है। भूस्खलन क्या होता है, आप क्या ये सोच रहे होंगे कि भूस्खलन है क्या, किस प्रकार से होता है भूस्खलन। पहाड़ों को नदी निकलती है, उससे छोटे छोटे पत्थर टूटते हैं और कई बार बड़े पत्थर टूट जाते हैं, उसे भूस्खलन कहा जाता है। टेक्स्टोनिक प्लेटों से संबंधित, मतलब टेक्स्टोनिक प्लेटों से संबंधित क्या है, यह पृथ्वी के अंतर्गत 7 प्रकार की प्लेटें पाई जाती है। जिन प्लेटों के अंतर्गत आपको पता है एक प्लेट होती है टेक्स्टोनिक प्लेट, जो प्लेट भूकंप और ज्वालामुखी को नियंत्रित करती है। टेक्स्टोनिक प्लेट में भूकंप और ज्वालामुखी की गणना की जाती है, और भी बहुत सारी 6 प्रकार की प्लेटें और पाई जाती है। संक्रमण संबंधी, मतलब कि संक्रमण क्या होता है, मतलब संक्रमण कैसे होगा। रोग संक्रमण से आप समझ सकते हो, रोग क्या होगा, टिड्डी का आक्रमण, रोगाणुओं से संबंधित आपदाएं प्लेट है जो। और आपको एक संक्रमण का तो आपको अच्छे से पता है, आप सभी ने लगभग देखा होगा कि कोरोना जो संक्रमण है वो आप सभी को अच्छे से पता है। वो मानवीय के लिए एक भयंकर महामारी हुई थी। मानवीय मतलब मानव के द्वारा क्या होता है, औद्योगिक दुर्घटनाएं जैसे भोपाल गैस कांड, चेरबेल दुर्घटना आदि, परमाणु बम आदि है। मतलब कि आपको पता है औद्योगिक दुर्घटनाओं में भोपाल गैस कांड क्या है कि मतलब भोपाल जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, उसके अंतर्गत आपको पता है कि कुछ वर्षों पहले एक गैस की पाइपलाइन फट गई थी, जहाँ पर काफ़ी से मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसलिए उसे भोपाल गैस कांड का नाम दिया गया। वित्तीय आपदा में अंतर, आपने यह सोचा होगा कि वित्तीय और आपदाएं एक जैसी होती है, लेकिन इनमें भी थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है। डिफरेंस को ही आपको बताना चाहता हूँ मैं। आपदा विपत्ति का ही एक उत्पाद है, मतलब आपदा और विपत्ति एक ही उत्पाद है। विपत्ति और असुरक्षा जब आपस में मिले तब उसे आपदा उत्पन्न होती है। मतलब आपको बता दूं, विपत्ति और असुरक्षा मतलब आप विपत्ति में है और आपको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है किसी भी कारण से, कोई भी कारण देख सकते हो आप, उसी को आप आपदा कह सकते हो। यदि आपको सुरक्षा मिल गई किसी विपत्ति में तो आप उसे आपदा नहीं कह सकते, आप उसे विपत्ति कह सकते हो। बिना विपत्ति के अथवा बिना असुरक्षा आपदा उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे भूकंप का आना एक निश्चित विपत्ति है, उस क्षेत्र के लोगों को भूकंप से असुरक्षा प्रति पर्यावरण जागरूकता नहीं है, उनके आवास में मिट्टी के घास फूस की छत डालकर बनाए गए हैं अथवा साधारण ईंटों की चिनाई से बिना अभिविकल्पित किए बनाए गए हैं, उन्हें भूकंप के उस क्षेत्र में भारी जनधन की हानि निश्चित होती है। परंतु यदि उस क्षेत्र के लोग पहले भूकंप के प्रति सचेत है, उनके मकानों को पर्याप्त भूकंपरोधी उपाय किए गए हैं, तो वहाँ पर न्यूनतम क्षति होती है। दूसरी स्थिति में भूकंप आपदा नहीं कहलाएगी, जबकि प्रथम स्थिति में यह आपदा एक अन्य उदाहरण है। मतलब आपको इसके ऊपर एक उदाहरण दूं ना मैं, तो आपने एक विकसित देश का नाम सुना होगा, जिस देश का नाम आप सभी को मैं बता दूं, जापान। जापान के अंतर्गत दुनिया में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। इन भूकंप का कारण वहाँ पर प्लेटों का हिलना, काफ़ी प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। वहाँ पर आपने सुना है कि ज़्यादा जनधन की हानि नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका कारण है वहाँ पर भूकंपरोधी उपकरण लगे हुए हैं, और अन्य जो अविकसित देश हैं उनमें हानियाँ ज़्यादा होती है। हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भी परिवार के एकमात्र पैसा कमाने वाले व्यक्ति की किसी कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो यह घटना उस परिवार के लिए एक आपदा है और उसे समाज के लिए वह रहता है, तथा यह मात्र एक दुर्घटना मतलब है ना। मैं आपको बता दूं, इस उदाहरण का मतलब यही है, मान लो कोई फैमिली है, उसके अंतर्गत है ना
मात्र एक ही व्यक्ति पैसे कमाने वाला है, उसको तो है ना, उस फैमिली के अंदर तो ये क्या है, एक आपदा हो जाएगी, मतलब बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और उसके अलावा जो समाज है, देश है, वहाँ पर ये एक दुर्घटना हो सकती है, मतलब उसे एक दुर्घटना बोल सकते हैं। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपदा और दुर्घटना होती क्या है, असुरक्षा क्या है। मैं आपको इसकी एक परिभाषा बता देता हूँ छोटी सी। देखिए आप सभी मित्रगण, किसी भी विपत्ति के फलस्वरूप जिस सीमा तक समाज के प्रभावित होने की एक संभावना है, उसे उस समाज की असुरक्षा कहते हैं। समाज में असुरक्षा गरीबी, सूचना की कमी, दयनीय रहन सहन, अपर्याप्त सुरक्षा उपाय आदि के कारण उत्पन्न होती है। असुरक्षा प्रभावित करने वाले कारण, भौतिक कारक, इसके 2-3 कारण हैं जो आपको मैं पढ़ा दूंगा। इसके 5 कारण दिए हुए हैं, हम 5 कारण के ऊपर एक बार मैं नाम बताता हूँ आपको। भौतिक कारक, आर्थिक एवं सामाजिक कारक, उम्र और लिंग, जनसंख्या वृद्धि और असुरक्षित क्षेत्र में बस्ती। मतलब कि आप सभी को पता है कि भौतिक कारणों में हम देख सकते हैं, कोई समुद्री तट है, तटीय क्षेत्र है जिसमें घास फूस से बने मकान चक्रवात आने पर पूर्ण असुरक्षित है, जबकि ईंट से बने मकानों पर चक्रवात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी ओर भूकंप के समय ईंट के मकान पूर्णतः धराशायी हो जाते हैं, अर्थात भूकंप में ईंट के मकान असुरक्षित है, जबकि घास फूस के मकान समय सुरक्षित रहते हैं। इस अतः किसी संरचना की सभी आपदाओं में भौतिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक कारण। आर्थिक और सामाजिक कारण क्या है? हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। इन कारणों के रूप में कमजोर तथा पिछड़े लोगों को आपदाओं के प्रति ज़्यादा असुरक्षित होने की होता है, क्योंकि वे गांवों में निचले इलाके में रहने के लिए बाध्य होते हैं, जहां पर बाढ़ आने पर हमेशा संभावना होती है कि उनके मकान पक्के नहीं होते। उनके पास असुरक्षित शरण स्थली, शिक्षा, जागरूकता एवं संसाधन जुटाने की क्षमता नहीं होती। इसके पास असीमित संसाधन होने के कारण आपदा का सामना करने की क्षमता नहीं होती। इसी कारण से भारत जैसे विकासशील देश में आपदा के कारण व्यापक विनाश होता है, जबकि विकसित राष्ट्रों में आपदा के सम्मान करने की क्षमता काफ़ी हद तक होती है। उम्र और लिंग के इसके अंतर्गत मैं बता दूं ना, जो भी विकसित देश होंगे उनके पास पर्याप्त साधन होंगे, जो विकसित एवं विकासशील देश होंगे ना, उनके पास आपदा को सहन करने के कम साधन होंगे, और जिससे वहाँ पर भारी विनाश का भी सामना करना पड़ता है। मैं आपको आगे की ओर बात करता हूँ, तो उम्र और लिंग की ओर बात कर लेते हैं। एज एंड सेक्स, किसी भी आपदा के समय विनाशशील यह देखा गया है कि गर्भवती एवं दूध पीने वाली बच्चों की माएँ, बच्चों, वृद्ध पुरुष किसी भी आपदा के समय स्वस्थ पुरुषों की तुलना अधिक असुरक्षित होते हैं। भूकंप एवं चक्रवात के समय मरने वालों में महिला, बच्चे एवं वृद्ध पुरुषों की संख्या काफ़ी अधिक है। मतलब कि जवान होंगे वो तो भाग जाएंगे आपदा से बचकर, जो महिलाएं हैं वो और जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो ज़्यादा दूर भाग नहीं सकते, इसलिए उनको मृत्यु हो जाती है काफ़ी से कारणों के कारण। मैं किसी एक स्पेशल नहीं बोल रहा हूँ, किसी को चिढ़ाने के माध्यम से। जनसंख्या वृद्धि से ही गरीबी बढ़ती है। गरीबी बढ़ने से लोगों को रोजगार प्राप्त करने हेतु शहरों और में भागते हैं और ऐसे इलाकों में रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं जिनमें आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि आने की संभावना प्रबल होती है। असुरक्षित क्षेत्र में बस्ती, पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप एवं भूस्खलन से पूर्णतः असुरक्षित होते हैं। निचले इलाकों में बाढ़ हमेशा संभावना बनी रहती है। आक्रमण 2 गति से होता है। पहली गति तीव्र और दूसरी गति धीमी है। तीव्र गति में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ आपदाएं बिना किसी पूर्व चेतावनी के बहुत जल्दी आ जाती है, जिससे अत्यंत सूक्ष्म समय में विनाश ही विनाश दिखाई देता है। ऐसी आपदाओं में जीवन और संपत्ति बचाने के लिए कई समय नहीं मिलता, जैसे भूकंप, सुनामी, भूस्खलन आदि इन सभी आपदाओं में आती है। दूसरा है धीमी, स्लो मतलब धीमी। कछुए की चाल और खरगोश तेज दौड़ेगा, कछुआ धीरे ही दौड़ेगा। कुछ आपदाएं धीरे धीरे आती है। ऐसी आपदाओं आने पर जीवन एवं संपत्ति दोनों को बचाने का पर्याप्त अवसर रहता है। हम सुरक्षा उपाय अपनाकर भी आपदा के प्रभाव को कम कर सकते। मतलब कि ना, हम सुरक्षित तेज आएगा तब हमें समय ही नहीं मिलेगा कि कब आपदा आ गई, और धीमे में हमें कुछ समय मिल जाता है जिसमें हम जल्दी से अपने कार्यक्रम को करने में सक्षम होते हैं।
खतरा रिस्क। रिस्क क्या है? किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट तीव्रता की आपदा के कारण संभावित हानियां जैसे मृत्यु, घायल संपत्ति, आर्थिक कार्यकलाप आदि की माप को खतरा रिस्क कहते हैं। जब विपत्ति की तीव्रता उच्च हो तथा क्षेत्र की भेद्यता भी अधिक हो तब उस क्षेत्र में आपदा का खतरा भी काफ़ी अधिक होता है। इसे विपत्ति, हल्की विपत्ति एवं कम भेद्यता की स्थिति में आपदा का खतरा भी कम रहता है। आपदा के खतरे को निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। विपत्ति और भेद्यता। आपदा का खतरे को हम एक सूत्र बता देते हैं। आपदा का खतरा विपत्ति इंटू भेद्यता बटा क्षमता। मतलब कि ना इस सूत्र से यही पता चलता है कि विपत्ति क्या है, कितनी आ रही है, और इसकी भेद्यता मतलब इसकी कितनी क्षमता है, क्षमता कैपेसिटी। उदाहरण के लिए हम बात करें, भारत में 70 से अधिक प्रतिशत लोग क्या करते हैं? सूखाग्रस्त योग्य खेती करते हैं। कृषि योग्य भूमि का 12% भाग ही बाढ़ग्रस्त रहता है। कृषि योग्य भूमि में लगभग 8% भाग चक्रवात के संभावित रहता है। भारत में कुल भूमि का 60% भाग भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है। कश्मीर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र आतंकवाद एवं युद्ध से संभावनाओं में ग्रसित होता है। मतलब कि आपको है ना 70% से अधिक किसान तो है ना 100% का दायरा लेते हैं अपन। 70% का किसान की भूमि है ना वो तो सूखाग्रस्त होती है, वहाँ पर सिंचाई के बिना ही खेती करते हैं, मतलब वर्षा ऋतु में खेती करते हैं। दूसरा है कृषि योग्य, मतलब भूमि पर है ना 12% स्थान पर तो है ना भारत में बाढ़ योग्य होता है। और क्या है, 8% चक्रवात हो जाता है, 60% भूकंप वाली जगह होती है, और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में आतंकवाद नहीं जीने देता। खतरा उत्पन्न करने वाले कारक, मतलब खतरा क्या है, फैक्टर्स कौन से हैं जो रिस्क पैदा करेंगे आपके लिए? नंबर 1, क्षेत्रीय पर्यावरण खतरा। कूड़े करकट का ढेर, अत्यधिक पेट्रोल डीजल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बेचने वाली दुकानें। मतलब कि ना खतरा किस प्रकार होगा? कूड़े करकट, पेट्रोल डीजल अत्यधिक बेचने वाली दुकान हो जाएंगे, रसायन उत्पादन करने वाले कारखाने हो जाएंगे, और अनाधिकृत पटाखों की दुकानें, नंगे बिजली के तार, सरकारी गलियां, संकरी गलियां। मतलब आपको ना हर क्षेत्र में क्षेत्रीय घर, बिजनेस, कॉलेज, स्कूल वगैरह पूछ भी लिया जाए ना तो सब में एक बात करना, नंगे बिजली के तार, बिजली के शॉर्ट सर्किट, ये एक मुख्य उदाहरण याद रखना है आपको। ये सब में लिख सकते हो, आपका कोई गलत नहीं बता सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। घरों के लिए खतरनाक कारण, मतलब कि ज्वलनशील पदार्थ, मिट्टी का तेल आदि रखना। बंद घर, पेट्रोल डीजल का घर में अत्यधिक भंडारण, गैस सिलेंडर, पुरानी विद्युत फिटिंग एवं खुले तार, लकड़ी का फर्नीचर, प्लास्टिक के दरवाजे, फिटिंग एवं अन्य सामान, अव्यवस्थित कपड़ों के ढेर, कार्यालय, विद्यालय निम्न कारण खतरनाक बनते हैं। मैं बता दूं आपको कि फाइलों का ढेर, कार्यालयों में भंडार की सामग्री, टूटा हुआ फर्नीचर, अग्निशामक उपकरणों का न होना, मतलब कि खतरों में आपको पता ही है। देखो सब में पता चल जाए कि भंडारण का कक्ष, पुरानी विद्युत फिटिंग के कारण शॉर्ट सर्किट, पुरानी जर्जर इमारत, आपको पता है पुरानी जर्जर इमारत और पुरानी विद्युत फिटिंग के कारण शॉर्ट सर्किट, यह दोनों आपको मैंने पहले भी बोला था, एक बार वापस बोल रहा हूँ कि इसे आप कहीं पर भी किसी के अंदर भी आप लिख सकते हो। आपदा प्रबंधन क्या है? परिभाषा, किसी भी आपदा होने पर संभावित क्षेत्रीय काम करने के लिए आपदा से पूर्व, आपदा के समय या आपदा के बाद किए जाने वाले सुरक्षात्मक प्रयास व सहायता, पूर्व निवास व्यवस्था, चिकित्सा में सहायता आदि आपदा प्रबंधन। मतलब कि ना आपदा आने से पहले, आपदा के समय या आपदा आने के बाद जो भी सुरक्षा व जो भी बचाव किया जाता है उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं, जिसके अंतर्गत भोजन, चिकित्सा, पुनर्वास आदि सभी का कार्यक्रम किया जाता है। आपदा से पूर्व खतरा प्रबंधन, नियंत्रण, और आपदा के पश्चात खतरा प्रबंधन। मतलब कि ये दो कारण, आपदा से पूर्व, पश्चात। आपदा से पूर्व के अंतर्गत मैं बात कर लूँ तो कौन कौन से कारण हो जाएंगे? आपदा से पूर्व हो सकता है रोकथाम, समक क्या है? किसी भी आपदा के प्रचंड कम करने हेतु किए गए उपाय समक कहलाते हैं। तत्पर्याप्त तैयारी, मतलब सदस्यों के आपदा के प्रभाव के सामने हेतु तैयारी करना, कि सूक्ष्म बनाना पर्याप्त कहलाता। मतलब कि ना आपदा के समय जो भी आप तैयारी करोगे ना, मतलब कि उससे बचने की आप कौन कौन सी तैयारी करते हैं पर उन्हें अपन तैयारी कहते हैं, मतलब बचाव ही तैयारी है आपदा का, तो मेन उद्देश्य यही है। समुदाय एवं जागरूक एवं शिक्षित बनाना, मतलब कि जो भी अपने पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, अधिकांश लोग काफ़ी कम पढ़े हुए होते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी को इन सभी विषयों के बारे में जानकारी कम होती है, किन्हीं को ज़्यादा होती है। जिनको भी जानकारी कम हो उनको आप जानकारी दो ना, आप जानकार हो, मेरे को पता है आप सभी का।
आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ एवं प्रबंधन पुरुषों की सूची तैयार करना। मतलब है ना, जो भी आप मान लो आपको पता चल गया कि बाढ़ आ सकती है अपने गांव में, तो पहले आप उन ऐसे पुरुषों को तैयार कर लो जो तैरना जानते हो, जो फंसे हुए लोगों को बचा सकते हैं, और आप किसी ऊंचे स्थान पर जाने का प्रयास करें। ये सभी आपदा से पूरा आते थे। आपदा पश्चात प्रबंधन में मैं बात करूँ तो नंबर 1 पर आ जाते हैं राहत और सहायता। मतलब आपको पीड़ित लोग हैं उनको क्या राहत मिली, क्या सहायता मिली, आदि सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा पुनः प्राप्ति, मतलब कि पुनः प्राप्ति मतलब कि राहत और सहायता कार्यों के बाद पीड़ितों को स्वावलंबी बनाने हेतु उन्हें क्या क्या दिया जाता है। स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में जागरूक व इसके सगे संबंधी आपदाओं को मारे गए हैं तथा उनके जीवन यापन की व्यवस्था करना, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, कॉपी किताब स्कूल आदि के बारे में बताना। देख साथियों में एक ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपदा के दोनों प्रकारों के बाद, उसके बाद हम इस क्लास से विदा लेंगे। ये लास्ट टॉपिक होगा अपना पुनर्वास। आपदा चक्र हम नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। पुनर्वास से हम पढ़ते हैं पुनः प्राप्ति के साथ साथ ही पुनर्वास का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। इस कार्य को मुख्य रूप से आपदा में नष्ट हो गए मकान, सड़कों, रेलमार्ग आदि का पुनर्निर्माण करना, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं संचार सुधन पुनः स्थापित, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति की व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत, नई सड़कें बनाकर संचालन योग्य बनाना, क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत करना एवं ध्वस्त मकानों को पुनः निर्माण करना और पीड़ितों को उपलब्ध कराना, प्रभावी लोगों को रोजगार के अवसर। मैं आगे आपको इसका चक्कर वो बता देता हूँ। एक ये चक्कर आपको पता है विभिन्न प्रकार की आपदाओं में विभिन्न प्रकार के राहत कार्य आवश्यक है। सभी प्रकार के राहत कार्यों को दूसरे समांतर साथ साथ चलते रहते हैं। आगे चलते हैं, ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी इसे याद करना चाहे तो याद कर सकता है। और हम आगे की ओर देखते हुए चलते हैं। आगे विभिन्न आपदाओं के सामना करने के लिए अलग अलग राहत दल बनाकर एक सामूहिक दल का निर्णय करता है और चाहिए जो सभी प्रकार की आपदाओं में राहत कार्य। विकास एवं अर्थव्यवस्था पर आपदाओं के प्रभाव, मतलब कि विकास पर अर्थव्यवस्था पर आपदाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी हानि हो, छोटी भी हानि होगी, आप किसी फैमिली में देख लो, कोई बीमार होता है तो उसके ऊपर 1000-1500 रुपये का खर्चा होता है। उस खर्चे में भी तो फैमिली का बजट बिगड़ता है। इसी प्रकार देश का बजट भी छोटी से लेकर बड़ी आपदा तक बिगड़ता ही बिगड़ता है। विश्व में कोई भी देश पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। आपदाओं का सभी देशों को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। उनकी आर्थिक व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाती है। कई वर्षों में आर्थिक प्रयास से किए गए विकास कुछ ही पल में धराशायी हो जाते हैं। उसके सबसे अधिक क्षति विकासशील राष्ट्रों में होती है और एक अनुमानित के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं में 97% लोगों की मौत अकेले विकसित देशों में, जबकि आर्थिक क्षति सबसे अधिक विकसित देशों में होती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार विश्व में सभी आपदाओं से होने वाली आर्थिक क्षति वर्ष भर निम्न प्रकार, मतलब कि क्षति यूएसए बिलियन डॉलर में, मतलब कि कितनी क्षति हुई, कौन से साल हुई, इस सभी का मैं आपको एक डॉलर के अंतर्गत कितने हजार डॉलर आएंगे, इसमें कितने डॉलर नहीं कितने हजार डॉलर, मतलब कि 1960 में 40,000 डॉलर, 1970 के दशक में 70,000 डॉलर, 1980 के दशक में 1,20,000 डॉलर, 1990 में भी 1,20,000 डॉलर आते हैं। यदि किसी विकसित देश में विकास की कोई दशक पीछे धकेल देता है तो विकास का आपदा पर प्रभाव निम्न चरण होते हैं। इसके अंतर्गत 4 चरण होते हैं, वो चरण हम देखेंगे इस पेज के अंतर्गत। पूर्ण चरण नहीं है, मैं आपको अगली ये 4 चरण तो बता देता हूँ, बाकी के अन्य 2-4 चरण अगली पीडीएफ के अंतर्गत बताने का प्रयास करूँगा। और आपको ये चरण मैं चलो पूरे ही बता देता हूँ, आगे क्यों छोड़े। आपदा मकान, कारखानों, फसलों, भंडारण, पुल, चिमनियों, रोपियों, पानी की टंकी, बहुमंजिला इमारत आदि का नष्ट होना।
यातायात, संचार व्यवस्था, जलपूर्ति, विद्युत आपूर्ति आदि, तूफान, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन आदि आपदाओं से बुरी तरह क्षतिग्रस्त, मतलब आपदा आएगी, क्षति होगी तो जनधन का नुकसान होना तो संभवतः ही है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सभी कुटीर उद्योग नष्ट हो जाते हैं, लोग अधिक दशा में कमजोर हो जाते हैं तथा संभलने में काफ़ी समय लगता है। मोज़म्बिक अफ्रीका में सन 2000 में आई बाढ़ में लोग जीवन भर की कमाई नष्ट हो गई। मैं आपको थोड़ा सा इसका और बता देता हूँ, एक दो टॉपिक और ये बता देता हूँ मैं। समुद्री तटीय गुजरात में आपदा प्रभावित क्षेत्र से लड़कों में कई लड़की शादी नहीं करता। 2012 में से 1 तक औसत प्रतिवर्ष 60,000 लोग आपदा में मारे गए थे। साथियों, अब हम विदा लेते हैं आपसे इस सेशन में। हम अगले सेशन में इसी जोश और एक नए अंदाज के साथ फिर से हम आपको अगला पार्ट के अंदर क्लास लेकर आएंगे। आपको पता है आपको क्या करना है। हमारे चैनल को यदि अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। जिन्होंने नहीं कर रखा है उनको तो धन्यवाद, नहीं कर रखा वो भी करें। और यदि आपको ये PDF चाहिए तो ये हमारा